ठीक है, सुनो। जो अशोक मित्रन ये बताते हैं कि किस तरह से सुब्बू कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद इतना बेहतर, जैसे किसी भी मुद्दे पे राय बताता था या फिल्मों के बारे में, किसी भी फिल्म को कैसे फिल्माना है उसके बारे में बताता था। कभी कभी उसके पास ढेर सारे आइडियाज़ होते थे, जबकि बाकी लोगों के पास कोई आइडियाज़ नहीं होता था। तो लेखक कह रहे हैं कहीं ना कहीं उसके ब्राह्मण होने का लाभ उसको मिलता था कि वो भले कम पढ़ा लिखा था, उसके इर्द गिर्द जितने आसपास के लोग थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे या होते थे, या हमेशा जैसे ये रामायण महाभारत ये सब चलता रहता था, उसका भी उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला। और उसके पास हर समय दूसरों के लिए काम होता था। जब भी वो कभी राइटर के पास जाता था तो राइटर को मोटिवेट करता था कि आपको ये होना चाहिए, आपको वो होना चाहिए, पूरा रामायण गा के चला आता था। राइटर को बड़ा गुस्सा लगता था। और ऑफिस बॉय का काम उसका सुब्बू का था। जो ऑफिस बॉय जो मेकअप करने में सबसे लोवेस्ट कैटेगरी होता है वो ऑफिस बॉय का होता था। तो वही लेखक कहते हैं कि मैं स्टूडियो में सबसे बुद्धिमान और सबसे नॉलेजेबल व्यक्ति होने के बावजूद हमें वो चीज़ नहीं मिल पाया जिसके योग्य हम थे। मगर सुब्बू सबसे कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद, सबसे छोटे पोस्ट पे काम करने के बावजूद उसको वो हर चीज़ हासिल था जिसके योग्य वह नहीं था। उसकी संपूर्ण रचनात्मक योग्यता को अपने संस्था प्रधान फिल्मों के निर्माता के फायदे में लगा दिया। अर्थात वो हमेशा अपने बॉस को खुश करने में लगा रहता था और वह फिल्मों के लिए ही अनुकूल बना था। ये मैं पिछले क्लास में बता दिए थे। अब एक सीन फिल्माना था कि कैसे एक बाघ का बाघिन टाइग्रेस कैसे पानी में जाती है और उसको एक मोटा चूहा पानी के अंदर मार देता है। ठीक है, मार देता है और बाघिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। सिचुएशन की बात है, क्या ये चूहा जब जमीन पर होता तो बाघिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती? बिगाड़ देती, इनको नोच के टुकड़े टुकड़े कर डालती। मगर वही पानी में इसको खोज नहीं पाती थी, न समझ पाती थी, या ये नोच के उसको बाघिन को मार डाला। इसी तरह का फिल्म जो है फिल्माना था, रिकॉर्डिंग करनी थी दृश्य बना के। Here was a man who could be inspired when he commented. एक ही आदमी था जो हमेशा इंस्पायर्ड रहता था when commanded, जब उसको आदेश दिया जाता था। The rat fights tigress underwater and kills her, but takes pity on the cubs and tends them lovingly. सीन यही था कि बाघिन को चूहा पानी के अंदर मार डालता है और उनके कब्स को माने बच्चों के ऊपर दया दिखाता है, उनको पालता पोसता है। कितना टिपिकल सीन होगा। बाघिन को चूहा मार डालता है, बच्चों को पालता और बाघिन के बच्चों को पालता है, उनके ऊपर दया दिखाता है। संभव है? रियल में तो बहुत असंभव है। मान लो बाघिन के बच्चे कुछ भी होंगे तो चूहे से बड़े होंगे। तो चूहे के बच्चे को यदि बाघिन के बच्चों को पालेगा, आ जाओ, चूहा यदि बाघिन के बच्चों को पालेगा तो बाघिन के बच्चे कितना हो बड़े छोटे होंगे, चूहे का 2-4-5 गुना बड़े तो होंगे ही। और इसी तरह का दृश्य फिल्माना था। The rat fights the tigers under the water and kills her, but takes pity on the cubs and tends them lovingly. पानी के अंदर बाघिन को चूहा मार डालता है, मगर उनके बच्चों को, बाघिन के बच्चों को चूहा प्यार करता है और उनको प्यार से पालता है। अब प्रोड्यूसर को कहना पड़ा, आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, कि ये सीन को कैसे किया जाए।
प्रोड्यूसर ने कहा ये सीन फिल्माना तो है, बट आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन। इस सीन को कैसे किया जाए मैं नहीं जानता, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अब उसके बाद एंड सुब्बू वुड कम आउट, सुब्बू बाहर आता है विथ 4 वेज ऑफ द रैट पोरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम ऑफ स्प्रिंग। सुब्बू बाहर आता है ये बताने के लिए कि किस तरीके से चूहा अपना प्यार बाघिन के बच्चों पे उड़ेलता है, उसके 4 तरीके बताने के लिए आ जाता है। समझे? जहाँ डायरेक्टर प्रोड्यूसर को नहीं समझ में आ रहा है कि हाउ टू डू द सीन, सीन को कैसे किया जाए, वहाँ सुब्बू आके 4 तरीका बता रहा है कि किस तरीके से चूहा बाघिन के बच्चों पे प्रेम बरसाता है, प्यार बरसाता है, उसके 4 तरीके बताता है। गुड, बट आई एम नॉट श्योर। अच्छा तो था मगर मुझे विश्वास नहीं था इट इज़ इफेक्टिव इनफ, कि यह पर्याप्त या प्रभावशाली होगा। 20 है। हाँ, अब 20 और आइडिया लगेगा। हाँ, नहीं 20 नहीं 14। प्रोड्यूसर वुड से, प्रोड्यूसर को कहना पड़ा इन ए मिनट, एक मिनट में ही, निर्माता कहता है कि और 1 मिनट में ही सुब्बू वुड कम आउट विथ 14 मोर अल्टरनेटिव्स, 14 और अलग तरीके बताता है प्रेम कर दर्शाने के, कि चूहा कैसे बाघिन के बच्चों पे प्रेम दर्शाता है। उनके 14 मोर अल्टरनेटिव, जब 4 से काम नहीं चला तो 14 लेके आ गया। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड सो इजी, there was film making must have been and so easy with a man like सुब्बू। सुब्बू के साथ फिल्म बनाना बड़ा आसान रहता। जब उसकी उपस्थिति होती तो लेखक कहता है कि फिल्में बनाना बड़ा आसान रहता, क्योंकि जब किसी के पास कोई आइडिया नहीं रहता था तो उसके पास ढेर सारे आइडिया रहते थे। A man like सुब्बू around, if ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studios during its golden years, जो जेमिनी स्टूडियो का जो गोल्डन ईयर्स था, सुनहरा जो समय था, जेमिनी स्टूडियो का जो सुनहरा समय था, वो कहीं न कहीं इसके डायरेक्शन की वजह से था, सुब्बू के। It was Subbu. Subbu had a separate identity as a poet, and though he was certainly capable of more complex and higher forms, he deliberately chose to address his poetry to masses. लेखक कहता है कि सुब्बू के पास ढेर सारे आइडिया होते थे और सुब्बू सेपरेट आइडेंटिटी एज ए पोएट, सुब्बू की जो आइडेंटिटी थी, अलग से आइडेंटिटी, वो एक कवि की थी। एंड दो ही वॉज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स, और वह बहुत ज़्यादा कठिन से कठिन और उच्च स्तर के कहानियों को लिख सकता था। ही डेलिबरेटली चूज टू एड्रेस हिज पोएट्री टू द मासेस, और डेलिबरेटली माने जानबूझकर, डेलिबरेटली मीन्स जानबूझकर। ही डेलिबरेटली चूज टू एड्रेस हिज पोएट्री, उसने डेलिबरेटली माने जानबूझकर अपनी पोएट्री को चुना टू द मासेस, जन सामान्य के लिए। अर्थात जब अपनी कविता को लिखता था तो जन सामान्य की भाषा में लिखता था। His success in the film overshadowed and dwarfed his literary achievements. उसकी जो सफलता थी, उसके फिल्मों की जो सफलता थी, उसके जो लिटरेरी उपलब्धि थी, साहित्यिक उपलब्धि थी, उसके ऊपर ओवरशैडोड एंड ड्वार्फ, उसके सामने छोटी और बौनी हो जाती थी, दब जाती थी। अर्थात वो बहुत अच्छा साहित्यकार बन सकता था, मगर फिल्मों में काम करने के वजह से उसकी साहित्यिक क्षमता बौनी हो जाती थी और दब जाती थी।
और सो हिज क्रिटिक्स, इसलिए उसके क्रिटिक्स जो है, उसके आलोचक जो है, फेल्ट महसूस करते थे। ही कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स, folk refrain and diction, and also wrote a sprawling novel, थलाना मोहनम्बल। उसने बहुत सारी सच्ची कहानी से संबंधित कविताओं को लिखा। डिक्सन एंड आल्सो वाज, और उसने एक नॉवेल लिखा जो स्पैरोलिंग नॉवेल था, माने अव्यवस्थित उपन्यास। स्पैरोलिंग नॉवेल का मतलब अव्यवस्थित उपन्यास, जिसका मतलब क्रम सही नहीं था, उल्टा पुल्टा था, जिसका नाम था थलाना मोहनम्बल, विथ अ डजन ऑफ वेरी डिप्टी ईज्ड कैरेक्टर्स, जिसका जो चरित्र चित्रण किया गया था, ढेर सारे दर्जनों चरित्र चित्रण थे, और बड़ा चतुराई से उनका चरित्र चित्रण उसने किया था। और कहीं न कहीं ये बाघिन का शिकार जो चूहा करता है, चूहा बाघिन के आगे उसके पैर के बराबर भी नहीं होगा। कहीं न कहीं हमको लगता है कि उसी का ये आइडिया रहा होगा कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो जनता को आश्चर्यजनक लगे। जन सामान्य के हिसाब से जब हम लिखेंगे या पढ़ेंगे या फिल्मों को बनाएंगे तो उतना अट्रैक्टिव लोगों के लिए नहीं लगेगा। तो डिप्टी ईज्ड कैरेक्टर का मतलब चतुराई से उकेरा गया चरित्र। He is quite successfully recreated the mood and the manner of Devdasis of early 20th century। और देवदासी वाला जो 20वीं शताब्दी में देवदासी प्रथा जो चल रही थी। देवदासी प्रथा क्या होता है? जो देवदास से उनके तरीके से। देवदास कौन होते थे? देवदास एक उपन्यास में पारो का कैरेक्टर, वो देवदास अलग है। देवदासी का मतलब जैसे धार्मिक रूप से यह प्रचलित कर दिया गया था कि जिस किसी पति पत्नी को पहली बेटी होगी वो अपनी बेटी को मंदिर में दान करेगा, और वो मंदिर में जब दान करेगा तो उसका देख रेख मंदिर वाले करेंगे, उसका संरक्षक सब कुछ मंदिर वाले करेंगे, शादी विवाह उसका कुछ नहीं होगा, देवदासी हो जाएगी। सही है। और होता क्या था कि जब शादी जब उसको दान कर दिया जाता था तो जब थोड़ी सी बड़ी होती थी, जितने पंडित पुजारी थे सब नोचना खसोटना उसको शुरू कर देते थे। पता लगता था बहुत छोटी सी उम्र में वो प्रेग्नेंट हो जाती थी। तो ये कहीं न कहीं इतिहास का या धर्म का विकृत रूप था, जिसको धर्म कुछ लोगों के फायदे के लिए जो बनाया गया था। तो उस देवदासी प्रथा का तो उन्हीं लड़कियों को देवदासी कहा जाता था, ठीक है? उन्हीं लड़कियों को देवदासी कहा जाता था, और उन्हीं से जो संतान पैदा होते थे वो समाज में बहुत तिरस्कृत होते थे, उनको कोई मान सम्मान नहीं मिलता। जबकि गलती किसकी होती थी? माँ बाप की नहीं, गलती तो माँ बाप की है ही है जो दान कर दिए, पुजारी लोग के। पुजारी ने धर्म और भगवान का डर दिखा के अपने ऐशो आराम के लिए सारे संसाधन जुटा रखे थे। सब जगह छापा पड़ जाएगा, मंदिर में नहीं पड़ेगा। सब जगह छापा पड़ जाएगा, मस्जिद में नहीं पड़ेगा। मस्जिद में पड़ सकता है क्योंकि सरकार बीजेपी की है, या सरकार है तो मस्जिद में पड़ सकता है, मंदिर में छापा नहीं पड़ सकता। और सारे चोर लुटेरे का जो सुरक्षित आश्रय शरण स्थली है वो मंदिर में। जो विकास दुबे मारा गया था वो जब तक मंदिर में रहता, उज्जैन के महाकाल मंदिर में, तब तक नहीं मार सकते थे, तब तक सुरक्षित था। जब वहाँ से निकला, अपने आप को सरेंडर किया तो मारा गया। राम मंदिर में से 5 करोड़ का घोटाला हुआ। 5 करोड़ नहीं, वो मंदिर का जैसे जो ज़मीन था वो 2-2.5 करोड़ का था, 2 करोड़ का था।
और रजिस्ट्री होने से पहले वो ज़मीन 18 करोड़ की हो गई। और इसमें सिर्फ घोटाला करने के लिए ऐसा किया गया था, जबकि उसके साक्ष्य को दबा दिया गया। अब बताओ क्या भगवान वास्तव में है? यदि वास्तव में होता तो पहले ऐसे लोगों को पनिशमेंट नहीं देता है कि इस तरीके का धन का बर्बादी, लोगों के धन लूट लूट के खा रहे हो भगवान के नाम पे। तो सबसे पहले तो जो मंदिरों में पूजा पाठ कराता है उसी को पाप लगना चाहिए। सारे पाप 10 तो मर्डर करके जाके पंडित पुजारी को चढ़ा दे रहे हैं, माला फूल चढ़ा दे रहे हैं, दान कर दे रहे हैं, बस बात खत्म हो जा रही है। गंगा स्नान या तमाम ये चीज़ें क्या हैं? सब अपना पाप मिटाते हैं। पाप धुलने के लिए जाते हैं। अरे हम लोग के पास भी आते हैं, सजीसी गाते हैं। हाँ, तुम लोग के पास भी आते हैं। तो ये सब चीज़ें सही नहीं है, कहीं ना कहीं इनसे करप्शन बढ़ता है और उसका माध्यम जो कराता है, जो भगवान के सबसे नज़दीक है, वही करता है। सभी जाते हैं तो मिल जाता होगा। हाँ? जाते हैं पाप होने तो अरे नहीं जी, क्या धुलेगा? वो एक खाने पीने का तरीका बना दिया गया। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब देवदासियों की मन स्थिति तथा हाव भाव का वर्णन जब करना होता था तो सुब्बू बड़ा बेहतर तरीके से करता था, और उसी सुब्बू के वजह से ये देवदासियों पे जो फिल्म बनी वो काफ़ी फेमस हुई। ठीक है। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर। वह एक आश्चर्यजनक अभिनेता था। लिख कौन रहा है? लिखा है अशोक मित्रन। अशोक मित्रन लिख रहे हैं। ही नेवर इंस्पायर्ड टू द लीड्स रोल। उसको कभी लीड रोल के लिए इंस्पायर नहीं हुआ कि हमको लीड रोल ही मिले, अभिनेता का ही लीड रोल मिले या हम हीरो बने रहें। उसको कभी इस रोल की इच्छा नहीं थी। इच्छा रही होगी मगर वो बहुत उसके लिए उत्साहित नहीं था। बट वॉट एवर सब्सिडरी रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म्स, लेकिन जब कभी किसी भी फिल्म में उसने सहायक की भूमिका निभाई, ही परफॉर्म बेटर देन सपोज द मेन प्लेयर्स। वह जो मुख्य अभिनेता होता था उससे बेहतर परफॉर्म कर देता था। समझे? जो मुख्य अभिनेता होता था उससे बेहतर परफॉर्म कर देता था। ही हैड ए जेन्यून लव फॉर एनीवन। वो सभी के लिए जेन्यून लव उसके पास होता था, अर्थात जिससे मिलता था काफ़ी प्रेम से मिलता था, सौहार्द से मिलता था। फॉर एनीवन ही केम अक्रॉस। जो कहीं से भी आता था उसके लिए बराबर प्यार रहता था। एंड हिज हाउस वॉज अपार्टमेंट रेजिडेंस परमानेंट रेजिडेंस ऑफ फॉर डजन्स नियर एंड फॉर रिलेशंस एंड एक्वेंटेंसेस। उसका जो घर था परमानेंट रेजिडेंस बना हुआ था कि कुछ लोग उसके यहाँ परमानेंट रह के खाते पीते थे और कुछ लोग जो दूर से भी आते थे तो उसी के यहाँ आके खाते पीते थे। Permanent residence for reasons of need and for relation and acquaintance, it seems against Subbu's nature to be even conscious that he feeding and supporting so many of them. और इस बात का उसको जरा भी गुमान नहीं था, सुब्बू को जरा भी कॉन्शियस नहीं था कि वह इतने लोगों को सपोर्ट करता है और खाना खिलाता है। सपोर्टिंग सो मेनी ऑफ देम, इतने लोगों का सपोर्ट करना, फीडिंग सो मेनी ऑफ देम। ही वॉज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मेनी ऑफ देम। वह उसको इस बात का आभास ही नहीं था कि इतने लोगों को खाना पीना खिलाता और सपोर्ट करता है। सच ए चैरिटेबल एंड इम्प्रूवमेंट मैन, इम्प्रोविडेंट मैन। और इतना दानी और निश्चल आदमी, एंड एट ही हैड एनिमीज, फिर भी उसके दुश्मन होते थे। समझे? किसी का बुरा नहीं चाहता था, किसी का बुरा नहीं करता था, खूब खर्च भी करता था, सबके साथ प्रेम से भी रहता था, उसके बावजूद उसके दुश्मन होते थे। Was it because he seemed too close and intimate with the boss? अब अशोक मित्रन कह रहे हैं, was it because,
क्या यह इसी वजह से था? ही सीम टू क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस। वह बॉस के बहुत ज़्यादा करीब और नज़दीक रहता था, इस वजह से उसके दुश्मन होते थे। और या वॉज इट हिज जनरल डिमेनर दैट रिजेंबल ए सिंकोफेंट्स? या इसलिए लोग उसके सामान्य व्यवहार से चिढ़ते थे कि वह चापलूस टाइप का था। SYCOPHANT, सिकोफेंट माने चापलूस, ठीक है। अर्थात SYCOPHANT, सिकोफेंट माने चापलूस। या इसलिए था ऐसा कि वो चापलूस था, अर्थात बॉस के हमेशा नज़दीक बना रहता था। और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग्स, या हमेशा हर चीज़ को नाइस कहने के लिए तैयार रहता था, सुंदर कहने के लिए तैयार रहता था, बहुत खूब कहने के लिए तैयार रहता था। इसलिए इन एनी केस, किसी भी केस में, देयर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड बी द डायरेस्ट थिंग्स फॉर द सबू। श्रृंगार विभाग में वह आदमी ऑफिस बॉय था जो सुब्बू के लिए अनिष्टा की कामना करता था। ये कौन था? कौन सा ऐसा आदमी था जो इस तरीके का सोचता था? हाँ, जो नहीं, ऑफिस बॉय तो सुब्बू खुद ही था। या हर चीज़ के बारे में अच्छी बोलने की उसकी तत्परता, कभी किसी को निगेटिव नहीं करता, कभी किसी को डाउन नहीं करता था। You saw Subbu always with the boss, but in the attendance role, he was grouped under the department called the story department, comprising a lawyer and an assembly of the writers and the poets. सुब्बू को हमेशा तुम देख सकते थे बॉस के साथ। अटेंडेंस में उसकी माने कहने का मतलब हमेशा बॉस के साथ ही उपस्थित रहता था, जबकि उसका जो नियुक्ति हुआ था या जिस पद पे वो था, डिपार्टमेंट कॉल्ड स्टोरी डिपार्टमेंट के लिए उसकी नियुक्ति हुई थी। कंप्राइजिंग एक लायर के रूप में, एक लेखक के रूप में, एक कवि के रूप में। द लायर्स वॉज सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइजर्स। जो लायर होते थे उस समय लीगल एडवाइजर्स, कानूनी सलाहकार के रूप में भी जाने जाते थे। बट एवरीबॉडी रिफर्स टू हिम एज द अपोजिट, लेकिन सभी लोग उसको अपोजिट के रूप में उसके जानते थे। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, एक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड एक्ट्रेस जो थी, एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, एक्सट्रीमली माने अत्यधिक प्रतिभावान अभिनेत्री, who was also extremely temperamental, once blew over the sets। अब एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल हो गई, एक बार सेट पे बहुत अधिक क्रोधित हो गई। शब्दों का कलेक्शन देखो, एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, टैलेंटेड एक्ट्रेस भी कहा जा सकता है। एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, अति प्रतिभावान हीरोइन या अभिनेत्री, और हुई एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल, अत्यधिक गुस्सा आ गई सेट पे। हाँ, वाइल एवरीवन स्टूड स्टन, और जब गुस्सा आ गई तो सारे लोग स्तब्ध रह गए। द लायर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग, जो लायर था उसने शांतिपूर्ण तरीके से रिकॉर्डिंग को ऑन कर दिया, इक्विपमेंट। व्हेन द एक्ट्रेस paused for the breath, द लायर सेड टू हर, जब एक्ट्रेस जो थी वो सांस लेने के लिए रुकी, माने सांस धीरे धीरे ली, वकील ने उससे कहा 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट कृपया, एंड प्ले बैक द रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग को उसने शुरू कर दिया। प्ले बैक द रिकॉर्डिंग को शुरू कर दिया। देयर वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग और अनमेंशनेबली फाउल about the actress, terrible against the producer।
परंतु कोई उसके विपरीत बताता था। एक अत्यधिक प्रतिभावान अभिनेत्री जो तुनक स्वभाव वाली थी एक बार सेट पर भड़क उठी। जब सन्न खड़े वकील ने चुपचाप आवाज़ रिकॉर्ड करने वाला यंत्र चालू कर दिया। अभिनेत्री जब सांस लेने के लिए रुकी तो वकील ने उससे कहा कि कृपया 1 मिनट, और रिकॉर्डिंग को फिर से चालू कर दिया। फिल्म निर्माता के बारे में अभिनेत्री के क्रोधपूर्ण भाषण में कुछ भी अकथनीय अथवा दोषी दिखने वाला नहीं था। अकथनीय माने जो कुछ भी उसने कहा ऐसा नहीं था कि नहीं कहने लायक है या उससे उसका दोष सिद्ध होता। परंतु जैसे ही ध्वनि यंत्र के द्वारा उसे अपनी आवाज़ सुनी, अवाक रह गई। साउंड इक्विपमेंट सी वाज स्टक डम। अवाक रह गई का मतलब मुंह खुला का खुला रह गया, सन्न रह गई कि ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई, हमको पता भी नहीं चला। कहा तो उसने कुछ भी अपशब्द नहीं था, कथनीय नहीं कहा था, मगर हाँ अवाक रह गई कि सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग हो सकती। ए गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, एक लड़की जो गांव के तरफ से आई थी। शी हैडंट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस, उसको वर्ल्डली एक्सपीरियंस स्टेज का जो दुनिया था उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं थी। दैट जनरली प्रीसीड द पोजीशन ऑफ इम्पोर्टेंस एंड सोफिस्टिकेशन that he had found herself catapulted into it. यह लड़की संसार के अनुभवों के उन सभी चरणों से नहीं गुजरी थी जो आमतौर पर महत्व और नजाकत का वह स्थान पाने से पहले होता था, जिसमें उसको पहुंचा दिया गया होता है। She never quite recovered from the terror she felt that day. और उसके बाद उस डर से, वो डर उसके मन से कभी निकल ही नहीं पाया। कभी निकल नहीं पाया का मतलब इसके बाद जो भी कुछ बोलती थी बड़ा सोच समझ के बोलती थी, रिकॉर्ड हो जाएगा। उसको डर लगता था कि कहीं रिकॉर्ड ना हो जाए। दैट वॉज द एंड ऑफ द ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर, और यही उसके कैरियर का एंड था, संक्षिप्त एंड था, माने अंत था, और ब्रिलियंट एक्टिंग का अंत था। हाँ, द लीगल एडवाइज़र हु वाज आल्सो ए मेंबर ऑफ द स्टोरी, जो लीगल एडवाइज़र जो स्टोरी के मेंबर भी थे, डिपार्टमेंट हैड अनविटिंगली बॉट अबाउट द सैड एंड, कानूनी सलाहकार ने जो कहानी विभाग का सदस्य भी था, मूर्खतापूर्ण तरीके से तथा दुखद अंत कर दिया। समझे? मने हीरोइन भाग गई लगता है। नहीं से हीरोइन को मतलब डर गई बेचारी, ने स्टेज छोड़ देती है। हाँ, इसके कहने से तो ये बहुत गलत किया था, रिकॉर्डिंग कर दिया था। जैसे बता के रिकॉर्डिंग करता है कि ये रिकॉर्डिंग चालू होने जा रहा है, तो डर गई, इसलिए अब एक्टिंग में अच्छे से नहीं कर पा रही थी। While every other members of the department wore a kind of uniform, जबकि दूसरे डिपार्टमेंट, एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट, जबकि डिपार्टमेंट के दूसरे सभी सदस्य काइंड और ए काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, एक तरह का ड्रेस पहनते थे। खादी धोती विथ ए स्लाइटली ओवरसाइज्ड एंड क्लम्सली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट, खादी की धोती और बेढंग तरीके से सिली हुई प्रातः ढीली सी सफ़ेद खादी की एक शर्ट। कानूनी सलाहकार पैंट तथा टाई पहनता था। ए लीगल एडवाइज़र और ए पैंट एंड ए टाई एंड समटाइम्स ए कोट। छोटू खड़े हो जाओ, सर सो नहीं रहा। खड़े हो जाओ तो बताओ लीगल एडवाइज़र क्या पहनता था? कौन सा कोट? पैंट और टाई पहनता था, इसमें कोट आया ही नहीं। कह रहा सो नहीं रहे, मैं ये इसलिए जगाया हूँ क्या कि सो रहे थे। बैठो थोड़ा, हाँ तो ध्यान दो। पैंट्स एंड ए टाई, समटाइम्स ए कोट
and looked like a coat of mail. कोट एक जो कवच जैसा लगता था, उस तरह का कवच, उस तरह का कोट पहनता था. Often he looked alone and helpless. वह हमेशा अकेला और असहाय दिखता था. कौन? लीगल एडवाइजर. A man of cold logic in a crowd of dreamers. मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक, जिसके तर्क बड़े ठंडे थे. इन ए क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, जो भीड़ था, जो सपना देखने वाली थी. क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, या जो पूरे भीड़ का सपना होता था, उसके प्रति जो लॉजिक था बड़ा नीरस था, एक तरह से कह सकते. ए न्यूट्रल मैन इन एन असेंबली ऑफ गांधीटीज एंड खादीटीज. गांधीवादी और खादीवादी. लाइक सो मेनी ऑफ दोज हु वेयर क्लोज टू द बॉस. उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो बॉस के बहुत क्लोज होते थे. ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस ए फिल्म एंड थॉट ए लॉट ऑफ रॉ स्टॉक एंड पैनकेक्स वेयर यूज्ड ऑन इट. यद्यपि बहुत सारा माल और पैनकेक इससे काम में लिया गया. नॉट मच केम टू द फिल्म, जो फिल्म में बहुत काम नहीं आया. सारा मतलब जितना वो सामान यूज किया गया था ब्रांड का पैनकेक्स का, उसका बहुत काम नहीं आया. देन वन डे, तब एक दिन द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट. तो बॉस ने स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया. एंड दिस वॉज परहैप्स द ओनली इंस्टेंसेस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री वेयर ए लायर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द पोएट्स वर आस्क्ड टू गो होम. और तभी से ऐसा लगा कि कवियों को कह दिया गया कि तुम घर चले जाओ. कवियों ने कहानी लिखना बंद कर दिया और वकीलों को उदाहरण मिलने बंद हो गए. जैसे कहानियों से उदाहरण मिलता था ना कि इस कहानी में इस तरह का केस दिखाया जा सकता है, इस कहानी में इस तरह के केस दिखाए जा सकते हैं. तो जब कवियों को उनके घर भेज दिया गया, कहानी डिपार्टमेंट बंद हो गया, तो एक चीज़ तो बंद हुआ ही, उसके बाद वकीलों का भी, जो लीगल एडवाइजर होते थे, वो भी बंद हो गए. तो कहने का मतलब एक चीज़ से कई चीज़ें प्रभावित हुई. अब इसके बाद अगला चैप्टर, अगला मतलब पैराग्राफ कल पढ़ाएंगे. ओके सर. सर जी 11 मिनट कम नहीं है, बड़ा बड़ा Search. Audio app. Space available. Minutes. Calendar. Recording. Audio app. Save. Audio is recording. Save.